हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका बच्चों हमारे फंक्शंस के इस नए लेक्चर में। और जैसा कि आप सबको ऑलरेडी पता है कि जो पिछले लेक्चर्स हमारे फंक्शंस के हुए उसमें हमने काफ़ी सारे छोटे छोटे जो टॉपिक्स थे, जैसे कि होमोजेनस फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट क्या होता है, बाउंडेड क्या होता है, ऑड इवन क्या होता है, ये सारे हमने बेटा चीज़ें देखी हैं। एंड पर्टिकुलरली जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने ऑड इवन के कई सारे सवाल बनाए। तो उसी तरीके से बच्चों आज के लेक्चर में हमारा एक नया टॉपिक रहेगा, दैट इज़ इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। अब फंक्शंस बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, 2-3 छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जो हमारे बचे हैं और फिर 1-2 लेक्चर्स हम लगाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में। तो मुझे उम्मीद है कि और अगले 5-6 लेक्चर के अंदर अंदर अपना फंक्शंस पूरा बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया लेवल में, बहुत बढ़िया डिटेल में कवर हो जाएगा। एंड मैं आपको दावे के साथ इस बात को बोल सकता हूँ कि मेरी गारंटी है, आपको जिस भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल से मिला के देखना हो आप देख लीजिएगा, अपने पास नंबर ऑफ़ इलस्ट्रेशंस एंड उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ़ इलस्ट्रेशंस के अलावा जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट इक्वल या उससे बेटर ही होगा। मतलब बिल्कुल इस बात को हम भूल सकते हैं कि यार हम ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं तो हमें अच्छा नहीं मिलेगा, इस बात को आप बिल्कुल ईजिली रूल आउट कर सकते हैं। बेस्ट आपको कंटेंट मिलेगा, एक ही जगह मिलेगा, मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स, मल्टीपल रेफरेंस बुक्स सबको मिलाकर मिलेगा और एकदम बढ़िया रहेगा, टू द पॉइंट रहेगा। तो हम बेटा आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैंने आपको बोला ही है कि आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज़ इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है ना। आज हमें बेटा जो पढ़ना है इट इज़ इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। और हम कोशिश ये भी करेंगे कि एक स्ट्रेच में हम आज के लेक्चर में इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन को ख़त्म भी करें, है ना। डेफिनेशन, थ्योरी, सवाल सब कुछ होंगे, आज ही होगा। तो सबसे जो बेसिक बेटा है पहले मैं आपको सबसे एक बेसिक पॉइंट समझा देता हूँ कि इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन का मतलब क्या होता है। इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन का बेटा मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर मेरे पास ये 2 सेट हैं, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, ठीक है। तो अगर हम इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन की बात करें तो अगर एक फंक्शन f डिफाइंड है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, if a function f is defined from set a to set b, तो f इनवर्स का बोलने का क्या मतलब है। जब आप ये f इनवर्स बोलते हैं, दिस इज द सिंबल फॉर इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो f इनवर्स का बेटा पहला मतलब होता है कि f इनवर्स विल बी डिफाइंड फ्रॉम सेट b टू सेट a। ये जो f इनवर्स होगा दिस विल बी बेटा डिफाइंड फ्रॉम सेट b टू सेट a। सबसे पहली बात तो ये जो हमें पता होनी चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है बेटा जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि आप इन्वर्स सिर्फ और सिर्फ किसी फंक्शन f का, किसी भी फंक्शन f का आप इन्वर्स सिर्फ और सिर्फ तब निकाल सकते हैं जब आपका फंक्शन f बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव बोलने का मतलब क्या है कि वो 1-1 भी होना चाहिए और उसके साथ साथ ऑन टू भी होना चाहिए। मतलब कि 1-1 मैपिंग भी होनी चाहिए एंड एट द सेम टाइम 1-1 मैपिंग होने के अलावा एट द सेम टाइम ये ऑन टू भी होना चाहिए, जिसका मतलब होता है सर्जेक्टिव फंक्शन, या जिसको आप बोल सकते हैं कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन। सिर्फ और सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शंस का ही इन्वर्स निकाला जा सकता है, अदरवाइज आप इन्वर्स नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको एज अ थंब रूल पता होना चाहिए थ्योरेटिकली। अगर मैं आपको डेफिनेशन इसकी बेटा बताऊं, मैं लिख भी दूंगा, तो डेफिनेशन ये बोलता है क्लियरली, जो मैंने अभी आपको पॉइंट बताया भी, कि अगर मान लीजिए मेरे पास f एक फंक्शन है फ्रॉम सेट a टू सेट b, बी अ 1-1 ऑन टू फंक्शन, दिस इज अ 1-1 ऑन टू फंक्शन, ठीक है ना। अगर 1-1 ऑन टू फंक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ तब देन देयर एग्जिस्ट्स अ यूनिक फंक्शन। मैं आपको डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपके नोट्स प्रॉपर रहें। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन, सिर्फ और सिर्फ 1-1 ऑन टू के केस में एक यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा विच इज g, या g को आप f इनवर्स भी बोल सकते हैं, एक ही बात है विच इज g, एंड इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट b टू सेट a। जैसे ये सेट a से सेट b पे डिफाइंड था, दिस इज डिफाइंड फ्रॉम सेट b टू सेट a सच दैट अगर fx इक्वल टू y होता था, अगर आप फंक्शन f में x डालते थे तो आपको y मिलता था, देन f इनवर्स y या gy x आपको देगा। ये इसका मतलब है, अगर f आप इधर ले आएंगे तो f इनवर्स y या gy आपको x देगा।
आप इसे चाहे एफ इनवर्स फंक्शन बोले या चाहे आप इसको जी फंक्शन बोले, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है, आपको जैसे भी इसको डिफाइन करना हो आप कर सकते हैं। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सेट ए, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सेट ए एंड वाई बिलोंगिंग टू सेट बी। जब जब आप यहाँ x रखेंगे तब तब आपकी यहाँ पर मैचिंग किसी y से होगी, तो उस सारे x और y के लिए दिस रिलेशन इज ट्रू। दिस रिलेशन होल्ड्स ट्रू फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ x एंड y, ठीक है। और उसके बाद तब आप जैसे इसको इन्वर्स बोलेंगे, तो अगर मैं आपको डेफिनेशन वाइज या एक रूल वाइज अगर मैं आपको लिखवाऊं, तो आप ये बोल सकते हैं कि g जो फंक्शन है या जो f इनवर्स फंक्शन है विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट b टू सेट a, इट इज सच दैट fx, x एलिमेंट आपको मिलेगा, fx, x आपको एलिमेंट मिलेगा सच दैट x, fx बिलोंग्स टू फंक्शन f। ये इसका मतलब है कि आपको देखो, आपने ये पढ़ा ही है कि फंक्शंस में क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। एकदम इनिशियल लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फंक्शंस में अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर मिलते हैं। तो जो पहला वाला ऑर्डर्ड पेयर होता था वो सेट ए से आता था, पहला वाला एलिमेंट, और जो दूसरा वाला होता था उसमें वो सेट बी से आता था। तो अगर x रखने पर आपको y या fx मिलता है, अगर x रखने पर आपको y या fx मिलता है, और ये x, fx किसका पार्ट था, कौन से वाले फंक्शन का, f वाले फंक्शन का, x, fx की आपको x रखने पर y मिला, तो वैसे ही अगर मैं f इनवर्स की बात करूंगा तो y रखने पर मुझे x मिलेगा। ये देखो, ये fx जो है वो क्या है, y वाला एलिमेंट है, ये रखने पर मुझे x मिलेगा। ये इसका बेटा फंक्शन का, आपका ये इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन का बहुत बेसिक है। दिस इज वेरी बेसिक ऑफ इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। इस पे जब अपन सवाल बनाएंगे तब अपने को क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आएगी। फिलहाल जो हमें समझना है सिर्फ ये है कि फंक्शन f जो है अगर वो सेट a से सेट b में डिफाइंड है, तो जो फंक्शन बेटा आपके पास f इनवर्स होगा इट विल बी डिफाइंड फ्रॉम सेट b टू सेट a। सबसे पहला थंब रूल हमको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है ना। आप इसमें ये भी बात समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ये जो b था ये फंक्शन f का कोडोमेन था, और यही वाला कोडोमेन f इनवर्स का क्या बन गया, डोमेन बन गया। ये जो पहले फंक्शन f का डोमेन था वो अब f इनवर्स का क्या बन गया, कोडोमेन बन गया। ये आप देख सकते हैं, कोडोमेन डोमेन में बदल रहा है और डोमेन कोडोमेन में बदल रहा है, ठीक है ना। बहुत ईजी सी बात है। अब मैं आपको एक पॉइंट लिखवा लेता हूँ पहले, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि अगर हमें कभी मान लीजिए f इनवर्स निकालना होगा तो हम कैलकुलेट करेंगे कैसे। तो अपन बहुत क्विकली बेटा अपना बोर्ड क्लियर करते हैं, क्योंकि आज हमें ये पूरा फंक्शन का इन्वर्स वाला पोर्शन आज ख़त्म करना है, बढ़िया से करना है सारी की सारी चीज़ें। तो आई होप आप इसको अच्छे से बेटा नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ताकि कोई भी आपको डाउट ना आए इसमें, है ना। और जहाँ पर भी डाउट आ रहा होगा आप चाहें तो बेटा कमेंट से भी पूछ सकते हैं, या आप चाहें तो वीडियो पॉज करके दोबारा भी सुन सकते हैं। नोट मैं आपको अगर बताऊं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो नोट में अगर आपको बताऊं तो नोट में आपको बेटा सीधी सी बात है, ओनली 11 on 2 फंक्शंस, या जिसको आप बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं या बाइजेक्शन भी बोलते हैं, आर इन्वर्टिबल। सिर्फ और सिर्फ यही फंक्शंस इन्वर्टिबल होते हैं। इन्वर्टिबल मतलब जिनका इन्वर्स लिया जा सके। आप याद करिए जब मैं आपको बाइजेक्टिव फंक्शन पढ़ाया था तब मैंने आपको उसके 2-3 नाम और बताए थे, जिसमें एक नाम इन्वर्टिबल भी था। इन्वर्टिबल क्यों मैंने बोला, क्योंकि उसका आप इन्वर्स ले सकते हैं, आप और किसी भी फंक्शन का बेटा इन्वर्स नहीं ले सकते। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर मान लीजिए आपको कभी भी एफ इनवर्स निकालना है, स्टेप्स टू फाइंड एफ इनवर्स, स्टेप्स टू फाइंड एफ इनवर्स। कभी भी बच्चों अगर आपको एफ इनवर्स कैलकुलेट करना है तो आपको हमेशा देखो, आपको हमेशा सवाल कैसा होगा, y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में आपको दिया होगा, एक फंक्शन ऑफ x दिया होगा, y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में दिया होगा, एक फंक्शन ऑफ x दिया होगा। तो जो सिंपल सा स्टेप है, ट्राई टू राइट एन इक्वेशन, ट्राई टू राइट एन इक्वेशन फॉर x इन टर्म्स ऑफ y। जो अभी आपको y दिया हुआ है x के टर्म्स में, आप बेटा लिखिए x को y के टर्म्स में, ठीक है ना। आपको x को y के टर्म्स में लिखना है। एंड अगर आप ये लिख लेते हैं, ऑब्वियसली आप लिख पाएंगे तभी मैं बोल रहा हूँ, अगर आप ये लिख लेते हैं तो इसके बाद रिप्लेस
रिप्लेस x एंड y। ये हम क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। रिप्लेस x एंड y, ये आप इंटरचेंज कर लो, इंटरचेंज कर लो इसको। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ अभी बताऊंगा, ठीक है। ये बेसिक सा रूल है, ये बेसिक सा रूल है। अभी अपन बेटा बहुत सारे आज सवाल करेंगे, उन सवालों में हमको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी चीज़ें कि मैं क्या आपको बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अपन इसे क्लियर करते हैं, अपन डायरेक्टली कुछ सवाल बनाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार मतलब क्या है, पूरी चीज़ का मतलब क्या है। अभी आपको देखो कॉन्फिडेंस आएगा बेटा। अपन इसको बहुत जल्दी से क्लियर करते हैं। अब देखिए, अगर बेटा मैं आपको पहला इलस्ट्रेशन बोलूँ, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला हमारे पास बेटा सवाल है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग बाइजेक्टिव फंक्शंस। फाइंड द इनवर्स, फाइंड द इनवर्स आपको बताना है, ठीक है। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है कि एक फंक्शन f है विच इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r प्लस। एक फंक्शन f है विच इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r प्लस, और मुझे दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर x प्लस 1। ये बेटा मेरे पास लिखा हुआ है, fx इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर x प्लस 1। मुझे इसका इन्वर्स बताना है। अब आपको अगर सवाल में पर्टिकुलरली इन्वर्स पूछा है तो ये आपको 100% श्योरिटी है कि यार ये सवाल पक्का, ये जो फंक्शन होगा ये बाइजेक्टिव होगा, क्योंकि अगर ये बाइजेक्टिव होता ही नहीं तो इसका इन्वर्स मैं निकाल ही नहीं सकता। तो अगर इन्वर्स निकालने बोला जा रहा है मतलब बाइजेक्टिव तो है। आपके पास अभी अगर समय है तो आप सोच के देखो, अपनी बाइजेक्टिव वाली थ्योरी आप चेक करो। बाइजेक्टिव के लिए क्या चेक करते थे? बाइजेक्टिव के लिए हम बेटा ये चेक करते थे कि क्या ये फंक्शन 1 1 है क्या। तो 10 रेज टू द पावर x प्लस 1 कुछ इस पैटर्न का बनेगा ग्राफ, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ये बात तो श्योर है, ठीक है ना। आप x की वैल्यू जब -1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। जब x की वैल्यू आप 0 रखेंगे तब इसकी वैल्यू आपके पास देख लीजिए कितनी आएगी। x की वैल्यू 0 रखते ही ये 10 आएगा, x की वैल्यू 0 रखते ही ये 10 आएगा। x की वैल्यू -1 आप जैसी रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, -1 पर, -1 पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है ना। ये 1 1 फंक्शन आएगा बेटा, 1 1 फंक्शन आएगा। और दूसरे के बाद ऑन टू कैसे देखेंगे कि क्या रेंज और कोडोमेन सेम है क्या। तो रेंज क्या है, रेंज सारे पॉजिटिव रियल नंबर से, देख लीजिए कोडोमेन भी वही लिखा है, कोडोमेन भी सारे के सारे पॉजिटिव रियल नंबर ही लिखे। मतलब ये बात तो बेटा 100% श्योर है कि ये जो फंक्शन मुझे दिया हुआ है, दिस फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ये बात तो श्योर है। अब मुझे अगर इसका इन्वर्स निकालना है तो मैंने आपको क्या बोला कि आपको अगर ऐसा लिखा होगा तो आप इसको लिखेंगे y इक्वल टू 10 रेज टू द पावर x प्लस 1 के फॉर्म में। तो फिलहाल अभी आपको y दिया हुआ है x के टर्म्स में, अभी आपको क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है x के टर्म्स में। आपको लिखना है, मैंने स्टेप क्या बोला था, आप x को y के टर्म्स में लिखने का प्रयास करिए। अगर आपको इन्वर्स निकालना है तो आप उल्टा करो, अगर y आपको x के टर्म्स में दिया है तो आप x को y के टर्म्स में लिखने की कोशिश करो। तो अगर मान लो मैं log ले लूँ बेस 10 पे, log अगर बेटा मैं ले लूँ बेस 10 पे, तो log y बेस 10 विल बी x प्लस 1। क्लास 11th में हम पढ़ के आते हैं लॉगरिथम में। और यहाँ से बेटा x की वैल्यू आ जाएगी log y बेस 10 माइनस 1। तो अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने x को y के टर्म्स में लिख लिया, अभी मैंने x को y के टर्म्स में लिख लिया। और जैसे बेटा मैंने x को y के टर्म्स में लिख लिया तो ये जो फंक्शन आया ना, ये जो फंक्शन आया, दिस इज f इनवर्स y या gy। ये जो फंक्शन आया बेटा, दिस इज f इनवर्स y या gy, ये वो फंक्शन है log y बेस 10 माइनस 1। अच्छा, इससे आप अपनी एक थ्योरी और चेक कर लो। अगर फंक्शन डिफाइंड था r से r प्लस, अगर फंक्शन डिफाइंड था r से r प्लस, तो जरा सोच के देखो, दिस एम्प्लाइज f इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा, r प्लस से r। f इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइंड होना चाहिए, r प्लस से r। तो आप जरा बेटा मुझे सोच के बताओ कि इसका डोमेन क्या ऑल पॉजिटिव रियल नंबर होगा। देख लो log के साथ y लिखा है, y सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है, तो डोमेन तो सही है। और रेंज आप देख लो, log का जो कर्व होता है, log का कर्व माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ होता है, इस तरीके का ये बेटा ग्राफ होता है log का। तो अगर इस तरीके का log का ग्राफ होता है तो आप देख लो ऑल रियल नंबर इसकी वैल्यू आएगी। तो हमने जो बनाया है वो बिल्कुल सही है। अब आपके पास अगर आ गया कि यार g ऑफ y, या आप इसको ऐसे लिख लो f इनवर्स ऑफ y, आपके पास लिखा हुआ है log y बेस 10 माइनस 1, ये आपके पास लिखा।
तो लास्ट स्टेप में मैंने क्या बोला, x और y को इंटरचेंज कर दो। वो क्यों बोला, क्योंकि फाइनल आंसर को y के टर्म्स में बोलना अच्छा नहीं लगता। फाइनल आंसर को y के टर्म्स में बोलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, आप रिप्लेस कर रहे हैं। लास्ट स्टेप को आप लिख लो, रिप्लेस y विथ x, ऐसा लिख लो। इंटरचेंज मत लिखो क्योंकि x वाला तो टर्म ही नहीं आएगा। आप थर्ड वाला जो पॉइंट मैंने अभी पिछला लिखाया था ना, वहाँ लिख लो रिप्लेस y विथ x। तो अगर इसको मैं x से रिप्लेस करूंगा तो f इनवर्स x क्या आ जाएगा मेरे पास, log x बेस 10 माइनस 1, ये आ जाएगा बेटा log x बेस 10 माइनस 1। तो ये हमारा इन्वर्स फंक्शन है। अपन अपना आंसर भी टैली कर लेते हैं। f इनवर्स हमारे पास आ जाएगा log x बेस 10 माइनस 1, बिल्कुल सही, बिल्कुल हमने बेटा करेक्ट निकाला है, log x बेस 10 माइनस 1। अगला सवाल मैं आपको देता हूँ, आप भी इसको ट्राई करिएगा। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ईजी सा बेटा ये क्वेश्चन है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि f एक फंक्शन है, f एक फंक्शन है विच इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r। f एक फंक्शन है विच इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r, और fx बेटा मुझे जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3x माइनस 5। बहुत ही सरल सवाल। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके एक बार खुद भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। y इक्वल टू दिया हुआ है 3x माइनस 5। तो अगर बेटा y की वैल्यू मुझे 3x माइनस 5 दी गई है, अगर बेटा y की वैल्यू मुझे 3x माइनस 5 दी हुई है, तो मैंने आपको क्या बोला है कि आप x को y के टर्म्स में लिखेंगे। अच्छा, सबसे पहले देख लो कि बाइजेक्टिव की कंडीशन है भी या नहीं है। तो डोमेन ऑल रियल नंबर्स है और इसका जो रेंज आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो रेंज भी ऑल रियल नंबर्स आएगा और रेंज और कोडोमेन बराबर है, तो बाइजेक्टिव तो है। यहाँ से आप लिख सकते हैं, देखिए 3x का वैल्यू आएगा y प्लस 5 और x का वैल्यू बच्चों आएगा y प्लस 5 अपॉन 3, ये हमारे पास आएगा। मतलब कि ये जो फंक्शन आया ना x के टर्म्स में, दिस इज f इनवर्स y। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं f इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 5/3, और क्योंकि फाइनल आंसर ऐसे देना अच्छा नहीं लगता, तो देयरफॉर f इनवर्स x जो होगा दैट विल बी x प्लस 5/3। आप देख सकते हैं इसका भी डोमेन ऑल रियल नंबर्स आएगा और इसका रेंज भी ऑल रियल नंबर्स आएगा, क्योंकि आप इसको इंटरचेंज भी करोगे तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा इसका f इनवर्स, ठीक है ना, f इनवर्स आ जाएगा x प्लस 5/3। बिल्कुल करेक्ट है बेटा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अपन बोर्ड अपना क्लियर कर लेते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। बेसिक मैंने आपको थ्योरी तो बता ही दी है, लेकिन इस पे सवाल कैसे बनते हैं वो अभी हम देख रहे हैं, है ना। इस पे सवाल कैसे बनते हैं, किस तरीके से हमें करना होता है, ये अभी हम देख रहे हैं। आपके पास अगर बेटा आपको थ्योरी दिख रही है तो थ्योरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। मैंने डेफिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा बोला है कि इट्स इनवर्स इज यूनिक। आप देखो, एक डेफिनेशन में यूनिकनेस की मैंने बात की। आप अगर बेटा डेफिनेशन देखेंगे तो आप डेफिनेशन में देख रहे होंगे कि मैंने एक जगह लिखा है कि वो इन्वर्टिबल होता है एंड इट्स यूनिक। देखो मैं रीड कर रहा हूँ, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक फंक्शन g। ये वाली जो मैंने लाइन आपको लिखाई है थ्योरी में, ये यूनिक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, इस पर सवाल बनता है, तुमको पता है। बोलने का इसमें भाव ये है, अभी जब हम प्रॉपर्टीज इसकी देखेंगे तो उसमें भी आएगा। बोलने का जो सेंस है, बोलने का सेंस इसमें बच्चों ये आता है हमारे पास कि जब भी आप किसी सेट A से सेट B में एक फंक्शन डिफाइन करते हैं f, तो सेट B से जब आप सेट A में फंक्शन डिफाइन करेंगे ना f इनवर्स, तो ये यूनिक फंक्शन होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि 2-3 फंक्शन सेम फंक्शन के इनवर्स हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ये एक यूनिक फंक्शन था सेट A से सेट B में, वैसे ही ये भी एक यूनिक फंक्शन होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ज़्यादा फंक्शंस हो जाएं, ठीक है, एक ही फंक्शन आएगा। इस पर सवाल बनता है, कैसे बनता है मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास इनवर्स निकालने के लिए बच्चों जो थर्ड वाला सवाल है, 2 अभी तक हमने बनाए, जो तीसरा है वो है कि एक फंक्शन है विच इज डिफाइंड फ्रॉम क्लोज ब्रैकेट 1 से इंफिनिटी, और ये यहाँ से जा रहा है क्लोज ब्रैकेट 2 से इंफिनिटी तक। और जो फंक्शन fx मुझे दिया हुआ है, fx फंक्शन इज x प्लस 1/x। ये बच्चों हमारे पास फंक्शन दिया है x प्लस 1/x, दिस इज आवर फंक्शन। और मुझे ये बोला जा रहा है कि यार आप मुझे इसका इन्वर्स बताइए। तो सबसे पहले तो आप देख लो कि क्या ये 1/1 ऑन 2 है या नहीं है। तो x प्लस 1/x का ग्राफ
आपको अगर पता हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको x प्लस 1/x का बच्चों ग्राफ नहीं पता है तो आप ज़रूर एक बार इसको डेस्मॉस में प्लॉट करके देखिएगा। इसका जो डोमेन लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। 1 से इन्फिनिटी में अगर आप बोलेंगे ना तो 1 से इन्फिनिटी वाले सेगमेंट में, 1 से इन्फिनिटी वाले सेगमेंट में ये आपके पास 1 1 आ जाएगा। आप ट्राई करके देखना डेस्मॉस में। और इसका रेंज तो आपको पता ही है कि इसका अगर आपने डोमेन 1 से इन्फिनिटी रखा है तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए ये जो एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल है ये हमेशा 2 या उससे बड़ा होता है। तो बिल्कुल एक्यूरेट है, 1 1 ऑन 2 है, बाइजेक्टिव फंक्शन है ये। अब अगर मुझे इसका बेटा इनवर्स निकालना है तो मैं लिखूंगा y इक्वल टू क्या, x प्लस 1/x। ये मुझे दिया हुआ है, मुझे x को y के टर्म्स में लिखना है। तो मैं आपको बोलता हूँ बेटा देखो, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो लिखा है ये xy इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, है ना। एलसीएम लेके इसको उधर ट्रांसपोज मैंने कर दिया, या इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस इसको हम बेटा लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस yx प्लस 1 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के रूट्स होते हैं, आप x को लिख सकते हैं माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, आप ये लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से बच्चों देख सकते हैं कि आपके पास x की 2 वैल्यूज आ रही है, या हम यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि f इनवर्स की हमारे पास 2 वैल्यूज आ रही है। हमारे पास आ रहा है f इनवर्स वाला एक फंक्शन आ रहा है y प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 4/2, और एक हमारे पास आ रहा है बेटा y माइनस रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 4/2। मैंने आपको अभी अभी क्या बताया, मैंने आपको बच्चों अभी अभी ये चीज़ बताई है कि यार इनवर्स तो यूनिक होता है। तो अगर इनवर्स यूनिक होता है तो 2 इनवर्स तो नहीं आ सकते, मतलब इनमें से कोई एक एक्सेप्ट होगा और एक रिजेक्ट होगा। तो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा इसका डोमेन और कोडोमेन। आप ध्यान से बच्चों देखो, जब ये f इनवर्स, ये जो आपने निकाला है ये f इनवर्स वाला फंक्शन है, ये क्या है, ये x की वैल्यूज है ना। ये जो आपने निकाली है ये x की 2 वैल्यूज है। ये आपने बेटा जो निकाला है सॉल्व करके ये x की 2 वैल्यूज है। आप ध्यान से देखो, y को जब आप इन्फिनिटी की तरफ लेकर जा रहे हो तब x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ध्यान से देखो, y को जब आप इन्फिनिटी की तरफ लेकर जा रहे हो तब आपका x क्या है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको देखूँ तो आप ज़रा समझ के देखो, अगर आप y को इनफाइनाइट की तरफ लेके जाओगे तो ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तो लगभग 0 के आसपास आ रहा होता है। ये थोड़ा ना इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता है। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तो छोटा नंबर होगा ना यार, बड़ा नंबर थोड़ा ना होगा। तो आपका जैसे जैसे आप y को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाओगे आपका x इन्फिनिटी की तरफ होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप देखो, ये वाले केस में देखो, जब आप y को इन्फिनिटी करोगे, यहाँ प्लस साइन है, इधर भी y इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। 2 अलग अलग चीज़ें इनफाइनाइट की तरफ जा रही हैं तो ओवरऑल चीज़ इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, और ये ओवरऑल चीज़ है क्या, x है। तो जब आप y को इस केस में इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहे हो तो x भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। लेकिन जब आप y को यहाँ पर इन्फिनिटी की तरफ लेकर जा रहे हो तो ये इन्फिनिटी जा रहा है माइनस ये भी इन्फिनिटी जा रहा है। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में आप गारंटी से नहीं बोल सकते कि चीज़ इनफाइनाइट होगी या छोटी होगी, लेकिन इस केस में आप गारंटी से बोल सकते हो कि अगर दोनों चीज़ें इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं और दोनों चीज़ें जुड़ रही हैं तो ओवरऑल चीज़ भी इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि ये रिजेक्ट हो जाएगा एंड ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। ये इसका मतलब है। कभी भी हमारे पास अगर 2 आ जाए इनवर्स फंक्शन तो हमको कोरिलेट करना आना चाहिए कि हमारा कौन सा सही बैठ रहा है कौन सा नहीं बैठ रहा। तो यहाँ से बच्चों मेरे पास आ गया f इनवर्स y इज इक्वल टू वाई प्लस रूट ओवर वाई स्क्वायर माइनस 4/2, या आप इसको लिख सकते हैं f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 4/2। ठीक है ना। बस अब ये आपको बेटा याद रखना है कि इसका जो इन्वर्स होता है वो हमेशा एक यूनिक फंक्शन होता है। कभी भी इन्वर्स 2 फंक्शंस नहीं आ सकते बेटा, इन्वर्स विल ऑलवेज बी अ यूनिक फंक्शन। हम देख लेते हैं f इन्वर्स हमारे पास जो लिखा हुआ है f इन्वर्स x इज x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 4/2। बिल्कुल सही है बेटा, अपन ने जो निकाला है वो बिल्कुल एक्यूरेट निकाला है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। एक हम इन्वर्स का सवाल और देख लेते हैं। हमें बोला जा रहा है कि f एक फंक्शन है विच इज़ डिफाइंड फ्रॉम r टू ओपन ब्रैकेट 0 से 1, फ्रॉम r टू ओपन ब्रैकेट 0 से 1, और fx एक फंक्शन है
विच इज 2 रेज टू द पावर x अपॉन 2 रेज टू द पावर x प्लस 1। ये हमारे पास बेटा सवाल है, ये हमारे पास सवाल है। एंड अगेन अगर आप बेटा लॉजिकली समझें इस सवाल के लिए, बेटा अगर आप लॉजिकली समझें तो एक बात जो मुझे क्लियर है, वो क्लियर बात क्या है? वो क्लियर बात यार ये है कि अगर मुझे ये चीज़ कही गई है, अगर बेटा मुझे ये चीज़ कही गई है कि इसका इन्वर्स निकालना है, मतलब ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, आप देख लो डोमेन ऑल रियल नंबर है और इसका रेंज आप निकाल के देख ही सकते हैं। इसका रेंज आ जाएगा 0 से 1 में, आप प्लॉट करके देख सकते हैं ग्राफ में। अदरवाइज फ्यूचर लेक्चर में आपको ग्राफ कैसे बनाते हैं वो भी सिखाऊंगा। तो यहाँ पर बेटा अब अगर मैं देखूँ तो ये बेटा मुझे लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x अपॉन 2 रेज टू द पावर x प्लस 1। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 2 रेज टू द पावर x इंटू वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x। अब यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x इंटू 1 माइनस वाई, और 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y बाय 1 माइनस वाई। आप ये लिख सकते हो। और जैसे ही आपने ये लिखा और अब आप लॉग अगर लेते हो तो x आपके पास क्या आ जाएगा? x आपके पास आ जाएगा log बेस 2 पे y बाय 1 माइनस वाई। तभी तो जब आप y बाय 1 माइनस वाई निकालोगे तो वो 2 रेज टू द पावर x आएगा। तो ये हमारे पास निकल आया क्या? x आ गया ये। और अगर ये x आ गया तो ये जो पूरी चीज़ है, तो यहाँ से f इनवर्स y बेटा जो फंक्शन है वो क्या आ गया? log बेस 2 पे y बाय 1 माइनस वाई, या आप बोल सकते हैं f इनवर्स x जो होगा दैट विल बी log बेस 2 पे x बाय 1 माइनस एक्स। ये हमारे पास आएगा बेटा, ठीक है ना? ये हमारे पास आ जाएगा इसका इन्वर्स। अपन आंसर अपना चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही अपन ने निकाला है। f इनवर्स x आ जाएगा log बेस 2 पे x बाय 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब बेटा मैंने आपको कुछ सवाल बता दिए हैं, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हम इन्वर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ करते हैं, उसके बाद हम उसमें कुछ और सवाल करेंगे और फिर अपना आज का लेक्चर एंड करेंगे। तो मैं बहुत जल्दी से बोर्ड आपके लिए क्लियर कर देता हूँ, आप भी इसे अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो अब हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टीज़ का एक पोर्शन देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ समझने के बाद एक दो सवाल करेंगे, फिर अपन अपना आज का लेक्चर एंड करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ में जो हमारे पास बच्चों पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इन्वर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज़ यूनिक। मैंने आपको बोला ही है, मैंने आपको बताया ही है कि इन्वर्स जो होता है वो हमेशा एक यूनिक फंक्शन होता है। तो इन्वर्स ऑफ अ बाइजेक्शन, इन्वर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज़ यूनिक। कभी भी अगर आपको इन्वर्स निकालने बोला जाएगा तो वो हमेशा एक ही आंसर आएगा, एक से ज़्यादा आंसर नहीं आ सकते। आपको इस बात को मान कर रखना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड हमारे पास लिखा है द इन्वर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑल्सो अ बाइजेक्शन। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, थियोरेटिकल पॉइंट है। इन्वर्स ऑफ अ बाइजेक्शन, जो भी आपका इन्वर्स फंक्शन आएगा, इन्वर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज ऑल्सो अ बाइजेक्शन। इन्वर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज ऑल्सो अ बाइजेक्शन। अभी देखो हमने 2-3 सवाल बनाए, 4 सवाल हमने बनाए। चारों सवाल में आपने देखा कि जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आता था, उस रिजल्ट में बेटा हमेशा कोडोमेन और रेंज एक जैसा था, और वो सारे के सारे फंक्शंस क्या थे? 1-1 मैपिंग थे। मतलब कि आप अगर एक बाइजेक्टिव फंक्शन का इन्वर्स निकाल रहे हैं तो जो आंसर आएगा वो भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन ही होगा, ठीक है ना। ये हमारा पॉइंट है। तीसरा अगर अपन देखें पॉइंट, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट मैं आपको लिखा देता हूँ। एफ, आपके पास एक फंक्शन है एफ विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और इसमें हमें ये बोला जा रहा है कि एंड जी एक फंक्शन है विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट बी टू सेट सी आर 2 बाइजेक्शंस। ये 2 बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं, तो आर 2 बाइजेक्शंस ये हमें दिया हुआ है। और इसमें बेटा बोला जा रहा है देन गॉफ विल बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट सी इज बाइजेक्शन। गॉफ जो होगा वो एक बाइजेक्शन होगा, एंड गॉफ इनवर्स, गॉफ का भी इनवर्स जो होगा दैट विल बी एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। ये इसका मतलब है, ये आपको दिया हुआ। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। जो थर्ड वाली प्रॉपर्टी है इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। कि मान लीजिए बेटा मेरे पास
सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन एफ डिफाइंड, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन एफ डिफाइंड है, और सेट बी से सेट सी में एक फंक्शन जी डिफाइंड है। एक फंक्शन जी डिफाइंड है फ्रॉम सेट बी टू सेट सी, ये मुझे दिया हुआ है। और ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शंस बोलने का मतलब क्या है कि इस तरीके की मैपिंग हो रही है, इस तरीके की मैपिंग हो रही है बेटा मेरे पास, और फर्दर इसकी भी मैपिंग इधर ऐसे इस तरीके से हो रही है। 1 1 on 2 है, 1 1 on 2 है, इधर उधर क्रिस क्रॉस हो सकता है लेकिन एक से ही मैपिंग होगी और सबकी मैपिंग होगी, ये इसका मतलब है। तो गॉफ जो होगा बेटा, गॉफ फंक्शन इट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट सी। अब देखो गॉफ क्या होता था, गॉफ होता था जी इमेज ऑफ एफ इमेज, जी इमेज ऑफ एफ इमेज, ये गॉफ होता था। तो क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि अगर आप गॉफ को देखेंगे तो गॉफ कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, सेट ए से सेट सी में डिफाइंड है, ये बात तो आती है समझ में। और ये बाइजेक्शन क्यों है, ये बाइजेक्शन इसलिए क्योंकि देखो इसके एक पॉइंट की इधर एक ही पॉइंट से मैपिंग हो रही है, इसके एक पॉइंट की इधर एक ही पॉइंट से मैपिंग हो रही है। तो गॉफ आपके पास क्या है, और इधर देखो सारे के सारे पॉइंट्स मैप हो रहे हैं, मतलब कि रेंज और कोडोमेन तो बराबर होगा। अगर गॉफ बाइजेक्शन नहीं हुआ तो इधर प्रॉब्लम आ जाएगी बेटा। अगर ये बाइजेक्टिव है, ये बाइजेक्टिव है, ये बाइजेक्टिव है ना, अगर आपको ये एफ और जी ये दो बाइजेक्टिव फंक्शंस दिए हुए हैं तो ऑटोमेटिकली गॉफ भी क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि अगर इधर सारे एलिमेंट्स की मैपिंग हुई है, अगर इसमें सारे एलिमेंट्स की मैपिंग हुई है, तो पहले से आखिरी वाले में भी अगर मैं देखूंगा सेट ए से सेट सी में, तब भी तो मैपिंग सबकी हुई हुई है। अगर ये सब 1 1 है, ये सब 1 1 है, तो इधर से उधर भी तो 1 1 ही होगा। ये इसका मतलब है कि गॉफ एक बाइजेक्शन है, और गॉफ कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, सेट ए से सेट सी में। अब बोला जा रहा है गॉफ इनवर्स, गॉफ इनवर्स जो होगा इट विल बी सिमिलर टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। इसका क्या मतलब है, तो अगर गॉफ बेटा सेट ए से सेट सी में डिफाइंड है, तो जरा सोचो गॉफ इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइंड होगा। अगर गॉफ इनवर्स ए से सी में है तो गॉफ इनवर्स आ जाएगा सी से ए। अगर गॉफ ए से सी में है तो गॉफ इनवर्स कहाँ से कहाँ आ जाएगा, सी से ए। अब गॉफ इनवर्स बोला जा रहा है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, ये आपको बेटा देखो बोला जा रहा है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। फंक्शन एफ डिफाइंड है ए से बी, फंक्शन जी डिफाइंड है बी से सी। तो आप मुझे ये बताइए एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स अगर मैं बोलता हूँ, अगर बेटा मैं बोलता हूँ एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, अगर मान लो मैं ये बोलता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, एफ इनवर्स इमेज ऑफ जी इनवर्स बोला जा रहा है। जैसे यहाँ पर गॉफ में आप क्या बोलते हैं, जी इमेज ऑफ एफ इमेज बोलते हैं, वैसे ही आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, एफ इनवर्स इमेज ऑफ जी इनवर्स इमेज। तो एफ इनवर्स इमेज ऑफ जी इनवर्स इमेज मतलब ये एफ इनवर्स होना चाहिए और ये जी इनवर्स होना चाहिए, तभी तो आप बोलोगे कि अगर यहाँ से यहाँ तक एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स है तो दिस विल बी एफ इनवर्स इमेज ऑफ जी इनवर्स इमेज। जैसे आप यहाँ पर बोल रहे थे गॉफ में जी इमेज ऑफ एफ इमेज, वैसे एफ इनवर्स इमेज ऑफ जी इनवर्स इमेज। अब जी फंक्शन था बी से सी, तो अगर जी फंक्शन बी से सी था तो जरा सोच के देखो जी इनवर्स कहाँ से कहाँ होगा, सी से बी। ये जो जी इनवर्स होगा, ये जो बच्चों जी इनवर्स होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, सी से बी। तो ये सेट सी होगा तो ये सेट बी होगा। अच्छा अगर एफ फंक्शन ए से बी था तो एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ होगा, बी से ए, तो ये बी से ए होगा एफ इनवर्स। तो देख लो आप एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स कहाँ से कहाँ आया, सी से ए आया। एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स कहाँ से कहाँ आ रहा है बेटा, सी से ए आ रहा है। देख लो आप, यही तो था, सेम ही तो है। ये जो आप गॉफ का इनवर्स लिखे, गॉफ का इनवर्स भी कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, सी से ए। एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स भी कहाँ से कहाँ डिफाइंड आ रहा है, सी से ए। बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं, यूनिक इनवर्स होगा, यही इसका एक्सप्लेनेशन है। ये बेटा सिंपल सी चीज़ है, ये आपको बस समझ में आना चाहिए। इस पर सवाल कैसे बनेगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन ये इजी है, दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। हमें ये स्टेटमेंट पढ़ के ऐसा लगता है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ लिखी हुई है, लेकिन आप सोच के देखो गॉफ इनवर्स, गॉफ इनवर्स आप कहाँ से बोल रहे हैं, गॉफ अगर ए से सी था तो गॉफ इनवर्स सी से ए, और गॉफ इनवर्स अगर सी से ए था तो ये एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स भी देखो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, सी से ए। अगर ये मेरे फंक्शंस थे, अगर एफ बाइजेक्टिव है, जी बाइजेक्टिव है, तो गॉफ भी बाइजेक्टिव आ रहा है। अच्छा अगर गॉफ बाइजेक्टिव आ रहा है तो गॉफ इनवर्स भी बाइजेक्टिव है। अब अगर गॉफ इनवर्स इसके बराबर है तो दोनों सेम ही फंक्शन होंगे, क्योंकि ये भी बाइजेक्टिव हो गए। ठीक है, तो ये बेटा इसका बेसिक सा एक्सप्लेनेशन है। आई होप आपको थोड़ा सा पॉइंट क्लियर हुआ होगा। मैं ये वाला पूरा हिस्सा मिटा देता हूँ ताकि मैं अपनी चौथी प्रॉपर्टी भी नोट कर पाऊँ,
ठीक है, टेंशन नहीं लेना है बेटा, सारे पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आप बिल्कुल मत घबराइए। थ्योरी आप लिखते जाइए, अगर इसमें आपको थोड़ा सा भी मान लीजिए डाउट आया है ना, अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें डाउट आया है, आप ज़रूर बेटा एक बार ऐसा करिए कि वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिए। थोड़ा सा भी अगर हमें डाउट आया है इस चीज़ में तो वीडियो पॉज करके बेटा हमें दोबारा इसको देखना चाहिए, ताकि ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाए। ईजी पॉइंट है, बिल्कुल भी ये डिफ़िकल्ट पॉइंट नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए कि ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, आसान सी चीज़ है, बनेगी। ठीक है ना, ईजी सी बेटा चीज़ है, ये बन जाएगी, कोई इशू की बात नहीं है। एक बार आप दोबारा अगर चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अपन अपनी लास्ट जो प्रॉपर्टी है बेटा, एक बार बस उसको और देख लेते हैं, ताकि अपन उसके बाद उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएँ। हमारे पास नेक्स्ट जो बेटा प्रॉपर्टी दी हुई है, फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा हमारे पास दी हुई है कि अगर एक फंक्शन f है विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B, और आपको दिया हुआ है कि g है, g इज द इनवर्स ऑफ f, g इज द इनवर्स ऑफ f, ये भी आपको दिया हुआ है। एक फंक्शन f था A से B पे, और g जो है वो इनवर्स है किसका, f का। इसका मतलब g जो होगा दिस विल बी डिफाइंड फ्रॉम B टू A, ये A से B था, ये B से A। फिर हमें दिया हुआ है कि फॉग और गॉफ जो होता है, फॉग एक्स भी x के बराबर आता है, और गॉफ एक्स बेटा जो होता है, गॉफ एक्स जो होता है ये भी x के बराबर आता है। ये इसका मतलब है, ठीक है ना। आप अगर बाकी जगह देखेंगे तो आपको ये भी इसको बोल दिया जाता है कि दीज आर आइडेंटिकल फंक्शंस, ऐसा भी बोल दिया जाता है कि दीज आर आइडेंटिकल फंक्शंस। हालांकि एकदम एक्यूरेट तो नहीं है बोलना, क्यों नहीं है अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ऐसा बोल दिया जाता है। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा दूं। आप देखो, अगेन बेटा मैं बोल रहा हूं, आप बहुत ज़्यादा इन पॉइंट्स को मगअप मत करो। आपको तो सवाल आएगा, आप कंसेप्चुअली सोचना। मैंने आपको बताया इन्वर्स का फंक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, आप अपना कंसेप्ट क्लियर रखो, ये सब बेकार है, बाकी सब बेकार है, आप सिर्फ अपना कंसेप्ट क्लियर रखो। बाइजेक्शन का इन्वर्स बाइजेक्शन होता है, बाइजेक्शन का इन्वर्स यूनिक होता है। इन्वर्स निकालते कैसे हैं, तो x को y के टर्म्स में लिख के इन्वर्स निकालते हैं। आप अपने कंसेप्ट क्लियर रखो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूँ कि f एक फंक्शन है विच इज़ डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B, सेट A से सेट B में डिफाइंड एक फंक्शन है f, और g एक फंक्शन है जो उसका f का इन्वर्स है। g एक बेटा फंक्शन है विच इज़ द इन्वर्स ऑफ f एंड इट इज़ डिफाइंड फ्रॉम सेट B टू सेट A। तो अब आप फॉग या गॉफ की अगर बेटा बात करेंगे, अगर आप फॉग या गॉफ की बात करेंगे, जैसे अगर मान लो मैं गॉफ की बात करूं, g इमेज ऑफ f इमेज, अगर मैं गॉफ की बात करूं, तो आप जरा सोच के देखो कि यार यहाँ पर अगर मैंने x डाला, इसकी मैपिंग यहाँ पर हुई, इसकी मैपिंग दोबारा कहाँ पे हो गई, सेट A में। तो सेट A में अगर मैंने x डाला था तो मुझे दोबारा क्या मिल गया, x मिल रहा है। आप इसको x अगर ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, x चलो मत लिखो, कोई इशू नहीं। आप तो ये बोलो कि फॉग और गॉफ क्या होते हैं, आइडेंटिकल फंक्शंस होते हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूँ फॉग और गॉफ आइडेंटिकल फंक्शंस है, तो आइडेंटिकल फंक्शंस बोलने का भाव इसका क्या है, आप इधर जो डाल रहे हो इधर वही मिल रहा है। आप इधर देखो जो भी एलिमेंट डाले उसकी मैपिंग हो कि यहाँ पर कुछ मिलता, और उसका आप इन्वर्स ले रहे हो, और इन्वर्स भी कौन से सेट में आ रहा है, दोबारा सेट A में। तो जो आपने एलिमेंट से मैप किया था वही एलिमेंट दोबारा आपके पास आ गया। ये इसका मतलब है कि आप चाहे गॉफ लो चाहे फॉग लो, आपकी मैपिंग वही हो रही है। कैसे सवाल बनते हैं अभी आएगा, मत घबराओ। जैसे मैं आपको देखो एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ, आप इसको इससे समझो, आपको बहुत बेसिक सी एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे बेटा हमारे पास मान लो एक फंक्शन है e रेज़ टू द पावर x, मान लो ये दिया हुआ है, f(x) एक फंक्शन है e रेज़ टू द पावर x। इसका इन्वर्स क्या होगा, अगर आप इसका इन्वर्स बोलोगे तो मैं आपको बोलूँगा बेटा लॉग ले लो, तो ln y विल बी इक्वल टू x, ये आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा f इनवर्स x विल बी ln x, ये आ जाएगा आपके पास, क्योंकि ये इन्वर्स वाला फंक्शन होगा, तो f इनवर्स x आ जाएगा ln x। अब मैं आपको बोलता हूँ मान लो एक फंक्शन f है, f एक फंक्शन है विच इज़ e रेज़ टू द पावर x, और g एक फंक्शन है जो उसका इन्वर्स है। ठीक है ना, इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि e रेज़ टू द पावर x का इन्वर्स क्या होता है, ln x होता है।
ये ऊपर वाली कहानी में मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि e रेज़ टू द पावर x का इन्वर्स ln x होता है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर fx एक फंक्शन है e रेज़ टू द पावर x और gx है उसी का इन्वर्स विच इज ln x, ये e रेज़ टू द पावर x है और ये उसका इन्वर्स है। जैसे यहाँ पर था g इज द इन्वर्स ऑफ f एक ओरिजिनल फंक्शन था। अब अगर मैं गॉफ की बात करूँ बेटा, गॉफ और फॉग की, तो आप मुझे एक बात बताओ, गॉफ क्या होगा? g इमेज ऑफ f इमेज या g ऑफ fx, तो g ऑफ fx मतलब क्या? ln ऑफ e रेज़ टू द पावर x। और फॉग क्या होगा? f ऑफ gx मतलब e रेज़ टू द पावर ln x, ये आएगा। जो मैंने आपको बोला था ना कि ये भी x होता है, ये भी x होता है, मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ? देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे ln ऑफ e रेज़ टू द पावर x सॉल्व होके x आता है, e रेज़ टू द पावर ln x सॉल्व होके x आता है, सॉल्व होके दोनों x आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहा है, दोनों आइडेंटिकल फंक्शंस भी बोले जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि आप इसको एग्जैक्टली देखो, बुकिश डेफिनेशन बोलती है आइडेंटिकल फंक्शन, लेकिन आइडेंटिकल फंक्शन हमने क्या पढ़ा था? आइडेंटिकल फंक्शन हमने पढ़ा था कि दो फंक्शन आइडेंटिकल तब होते हैं जब उसका डोमेन और रेंज या उसका पूरा का पूरा ग्राफ एक जैसा हो। मैं आपको बेटा इसमें जो पॉइंट समझाना चाहता हूँ वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है कि फॉग एक्स भी एक्स आ रहा है और गॉफ एक्स भी एक्स आ रहा है। आप आइडेंटिकल एक बार के लिए उसको मत बोलो, आप तो ये बोलो फॉग एक्स भी एक्स आ रहा है, गॉफ एक्स भी एक्स आ रहा है। क्योंकि अगर आप इसको आइडेंटिकल बोलोगे तो देखो ओरिजिनल तो ये था, ओरिजिनल तो ये था, इसके डोमेन में आप एक्स को कुछ भी रख सकते हो क्योंकि ये ई के पावर में, लेकिन इसके डोमेन में बेटा आप एक्स को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर ही रख सकते हो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि एक्स लॉग के आगे लगा है। ठीक है ना? ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप सिर्फ सेट डायग्राम समझो, आप सिर्फ ये जो मैंने सर्कल्स बनाए हुए हैं, ये ओवल शेप के मैंने सेट बनाए हुए हैं, आप सिर्फ इसको समझ के चलो, सवाल कैसे बनते हैं आपके पास आएंगे, आप मत घबराइए। हम अभी 2-3 लेक्चर प्योर डेडिकेट करेंगे पूरे फंक्शंस चैप्टर के सवाल के, ताकि मैं आपको कुछ ऐसे सवाल कराऊंगा कि आपका पूरा का पूरा फंक्शंस का चैप्टर ही समराइज हो जाए उन क्वेश्चंस में। तो ये हमारे पास बेटा 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड हम 1-2 सवाल बनाते हैं, उसके बाद फिर हम अपना आज का लेक्चर वाइंड अप करेंगे। ठीक है बेटा, तो अपन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और पहले समझ लेते हैं कि बेटा कभी भी हमारे पास जब इन्वर्स फंक्शन आते हैं, अगर एक फंक्शन और उसका इन्वर्स लिखा हुआ है, तो जब भी आप उसका ग्राफ बना के देखेंगे ना बेटा, तो वो ग्राफ हमेशा मिरर इमेज होगा अबाउट द लाइन। ये ग्राफ हमेशा मिरर इमेज होगा अबाउट द लाइन y = x। इनका ग्राफ हमेशा बेटा मिरर इमेज होगा अबाउट द लाइन y = x। देखो मैं आपको एक इजी वाले केस के लिए बता देता हूँ। जैसे अभी मैंने आपको बताया y = e⁻x और y = ln x। मैंने आपको ये दो फंक्शंस बोले कि ये मिरर इमेजेस हैं या इन्वर्स हैं एक दूसरे के। तो आप इस बात को बेटा ऐसे समझो कि y = x वाली लाइन ऐसी होगी कुछ, ठीक है। अब e रेज़ टू द पावर x का ग्राफ ऐसा है और ln x का ग्राफ ऐसा है। ये दोनों के दोनों ग्राफ एक दूसरे का मिरर इमेज है अबाउट द लाइन y = x। आप कोई भी और फंक्शन ले लो, जो हमने पिछले भी सवाल किए हैं, उनमें से आप जिसका ही बेटा ग्राफ बना के देख सकते हो। ज़रूर आप उन ग्राफ को बना के देखो, ठीक है ना। बिल्कुल भी मतलब आप ये समझ के चलो कि आपका कोई भी पॉइंट अपन छोड़ेंगे नहीं, सारी की सारी अपन चीज़ें करेंगे। इस पॉइंट का बिल्कुल बेटा ध्यान रखिएगा कि जो इन्वर्स फंक्शंस होते हैं तो उनके अगर आप ग्राफ देखेंगे तो उनके ग्राफ क्या होते हैं? उनके ग्राफ होते हैं मिरर इमेजेस अबाउट द लाइन। कौन सी लाइन? y = x, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी आप स्पेशल स्टार वार लगा के नोट कर लीजिए कि जब भी हमारे पास मान लीजिए ग्राफ से रिलेट करना होगा तो ये पॉइंट बहुत काम आएगा कि एक फंक्शन और उसका इन्वर्स का जो ग्राफ होता है, इट इज़ द मिरर इमेज अबाउट द लाइन y = x। एक सवाल अपन करते हैं, जेईई मेंस का ये सवाल है। fx बेटा आपको एक फंक्शन दिया हुआ है विच इज 8 रेज़ टू द पावर 2x माइनस 8 रेज़ टू द पावर -2x अपॉन 8 रेज़ टू द पावर 2x प्लस 8 रेज़ टू द पावर -2x। और हमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -1 से 1। आपको f इनवर्स की बेटा वैल्यू बतानी है, आपको f इनवर्स की इसमें वैल्यू बतानी है। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ। अब अगर आप ध्यान से इस सवाल को देखेंगे तो इस सवाल में बेटा आप ध्यान से अगर पाएंगे इस बात को कि यार
ये तो ऐसा लिखा हुआ है y इक्वल टू 8 रेज टू द पावर 2x माइनस 8 रेज टू द पावर माइनस 2x अपॉन 8 रेज टू द पावर 2x प्लस 8 रेज टू द पावर माइनस 2x। फिलहाल तो ये दिया हुआ है। अब इसको मैं कंप्यूट कैसे करूंगा, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ज़रा सोच के देखिए कि क्लास 11th में बेटा हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो पढ़ते हैं। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो हम बेटा पढ़ते हैं। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या बोलता है? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलता है कि आप डिनोमिनेटर में यहाँ 1 मान लीजिए, तो यहाँ से आपके पास y प्लस 1 बाय y माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर प्लस आप जब बेटा डिनोमिनेटर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 8 रेज टू द पावर 2x अपॉन न्यूमरेटर माइनस आप बेटा जब डिनोमिनेटर करेंगे तो माइनस ट्वाइस ऑफ 8 रेज टू द पावर माइनस 2x। ये 2 से 2 तो गया। तो यहाँ से बेटा मेरे पास ये क्या आ गया? मेरे पास आ गया y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 8 रेज टू द पावर 2x है। यहाँ माइनस साइन एक एक्स्ट्रा था, उसको उधर सेट अपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस y लिख लेते हैं। ये ऊपर जाएगा तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों 8 रेज टू द पावर 4x। तो यहाँ से बेटा अगर मैं log ले लूँ तो मुझे दिखाई देता है कि log बेस 8 पे अगर मैं log ले लूँ तो 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y की वैल्यू आ जाएगी 4x। और यहाँ से बच्चों आप देख सकते हैं x की जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1/4 log बेस 8 पर 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y। ऑप्शंस किस तरीके से दिए थे मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ऑप्शंस ln के टर्म्स में लिखा था। ऑप्शन ln के टर्म्स में लिखा हुआ था। ये जेईई मेंस 2020 का सवाल है। तो यहाँ से आप इसको देखो, अगर मान लीजिए मैं बेस चेंज करूँ तो यहाँ से आ जाएगा 1/4 log बेस e पे 1 प्लस y बाय 1 माइनस y अपॉन log बेस e पे, और यहाँ पे नंबर आ जाएगा 8। बेस चेंजिंग थ्योरम लगाया। तो फाइनल आंसर बेटा जो जिस ऑप्शन के फॉर्म में दिया हुआ था वो था 1/4 log e बेस 8 ln 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y। ये अपना बेटा फाइनल इसका आंसर दिया था। ठीक है ना। अपन एक बार अपना आंसर टैली भी कर लेते हैं। आप जो बस पॉइंट समझ के चलिए बेटा। पॉइंट सिंपल सा है कि आपके पास देखो थियोरिटिकल बेटा पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं। हमको ये सारे के सारे ट्रिक समझने की बेसिकली सवाल सॉल्व कैसे होगा। हमारा जो पर्पस है वो इस बात पे है कि हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जब हम क्वेश्चंस करते जाएंगे ना तो जितनी प्रॉपर्टी और जितनी इधर उधर के थ्योरी के पॉइंट्स आए तुम्हारे सारे क्लियर हो जाएंगे। विद पैसेज ऑफ टाइम हम बेटा जितने सवाल बनाएंगे तुमको ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ऑन योर मतलब फिंगर टिप्स हो गई है, बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1/4 log e बेस 8 और ln ऑफ 1 प्लस y बाय 1 माइनस y। बिल्कुल अपन ने बेटा ठीक सॉल्व किया है। तो आप इसको जरूर अगर चाहें तो फाइनली उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कि f इनवर्स x को आप y को x से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा log e बेस 8 ln 1 प्लस y बाय 1 माइनस y। बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। तो बेटा आप देख सकते हैं कि हमने आज के लेक्चर में कई सारे सवालों की बेटा प्रैक्टिस की है। काफ़ी सारे हमने क्वेश्चंस किए हैं एंड आई होप कि इससे आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, क्योंकि अब हम अपने चैप्टर के ऑलमोस्ट कंप्लीशन पर हैं। ठीक है। सो आज हम और ज़्यादा सवाल नहीं लेंगे। इस पर मेरे पास कुछ इलस्ट्रेशंस और हैं जिसको मैं कमिंग लेक्चर में आपके लिए अपलोड करूँगा। तो ज़रूर वीडियोस देखते रहिए, नोट्स बहुत अच्छे से बनाते रहिए और जो भी आपके डाउट्स हों वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।